हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन सीरीज़ में। ये हमारी 4th वीडियो है जो कि न्यूटन के लास्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। इससे पहले हम फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और इम्पल्स कर चुके हैं, और ये जो वीडियोस हैं आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे, इनके लिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड लॉ जो है न्यूटन का, वो सबसे सिंपल लॉ एक तरीके से, और ये लगभग सभी को पता होता है। इसको हम कैसे बोलते हैं सिंपली, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो फोर्सेस होते हैं नेचर में, वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, एक्शन और रिएक्शन पेयर में होते हैं। और ये दोनों पेयर कैसे होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं आपस में। एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो देखने में लॉ बहुत सिंपल सा है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि दो बॉडीज हैं ए और बी, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। ए ने बी पे फोर्स लगाया, जिसको बोला मैंने एफ बी ए, फोर्स ऑन बी बाय ए। ऐसे ही ये तो जैसे ए का फोर्स बी पे, एक्शन मान लेते हैं इसको, तो बी जो ए पे लगाएगा वो उसका रिएक्शन हो गया, बी का रिएक्शन। तो उसको मैंने बोल दिया एफ ए बी, फोर्स ऑन ए बाय बी। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हो गए। और ये कैसे हैं, ये इक्वल और ऑपोजिट है। वेक्टर्स को ऑपोजिट दिखाने के लिए हमेशा माइनस लगाते हैं, यानी डायरेक्शन ऑपोजिट है इनकी। तो ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, जैसे कि फर्स्ट है कि बोथ फोर्सेज अकर साइमल्टेनियसली, सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्शन रिएक्शन फोर्स। यानी कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं ये साथ में ही अगर करते हैं। अब हमारे माइंड में एक इमेज होती है कि एक्शन पहले होता है, उसका रिएक्शन बाद में होता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड लॉ के अंदर में जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हैं वो दोनों साथ में ही होते हैं, उनमें कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है कि पहले एक्शन आएगा और फिर रिएक्शन। अगर मैंने यहाँ पे एफ बी ए को एक्शन, इसको रिएक्शन बोला था, तो ऐसा नहीं है कि ये फोर्स पहले लग रहा है और ये बाद में, दोनों साथ में लगते हैं। इनमें कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई टाइम गैप नहीं होता, साथ में एक्ट करते हैं। तो आप किसी भी फोर्स को एक्शन, दूसरे को रिएक्शन बोल सकते हैं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है इसमें। दूसरी चीज, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये दोनों फोर्सेस हमेशा ही दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर जैसे किसी एक बॉडी पे ही एक फोर्स यहाँ से लग रहा है 10 न्यूटन, एक यहाँ से लग रहा है, अब कहने को ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। पर क्या ये एक्शन रिएक्शन है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सेम बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे 10 और 10। अब यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि दे कैनॉट बैलेंस ईच अदर। एक्शन रिएक्शन कभी दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, इस केस में ये बॉडी मूव नहीं करेगा। पर क्या यहाँ पे दोनों फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं दूसरे को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं ये अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको काट नहीं सकते, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। कैंसिल वही फोर्सेस होते हैं जो एक ही बॉडी पे एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस की वजह से इसमें भी मोशन होगा, इसमें भी मोशन होगा। ये मतलब नहीं समझिए आपकी ये दोनों फोर्सेस कट जाएंगे आपस में, बैलेंस हो रहे हैं तो, और किसी बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है थर्ड लॉ के अंदर में। जनरली आपको सिर्फ यही पता होता है कि एक्शन रिएक्शन अपोजिट इक्वल होते हैं, ये चीज़ आपको नहीं पता होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड लॉ का ही पार्ट है और ये आपको समझना है इसको अच्छे से। तो अब जब हमने तीनों लॉ न्यूटन के पढ़ लिए हैं, तो अब हमें इन तीनों लॉज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल सिचुएशंस में सिर्फ वेट या फ्रिक्शन, कुछ ऐसे फोर्सेस नहीं, और भी कई सारी फोर्सेस यूज होती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला फोर्स कौन सा होता है, जो कि आपको तो हर सिचुएशन मान के चलना है, ये हर बॉडी पे हमेशा लगता है अर्थ के ऊपर, जो कि हमारा वेट है, बॉडी का वेट। बॉडी किसी भी सिचुएशन में कहीं भी रखी हो, उसका वेट तो जरूर होगा, उस पर ऊपर ग्रेविटी तो लगेगी लगेगी। तो यहाँ पे वेट के बारे में आपको जनरली पता ही होता है कि इसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, दैट इज मास इनटू में ग्रेविटी। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी वो वेरी करती है, पर जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर में हम ग्रेविटी का वेरिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर अलग चैप्टर, वो ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा 8 चैप्टर में। तो यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे हमारी ग्रेविटी कांस्टेंट है 9.8, या आप सिंपली उसको 10 ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो। दूसरी चीज, इसका डायरेक्शन तो फिक्स ही है। अब ये तो हमेशा ही फिक्स रहेगा, दैट इज वर्टिकली डाउन, हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगा। तो बॉडी कहीं पे भी हो, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो हमेशा नीचे ही लगता है, उसमें कोई इसमें सोचना नहीं है आपको। तो यहाँ पे इसको समझ लिया। मैंने 2 सिचुएशंस ली हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल है कि जैसे एक बॉडी है, बॉल है, वो फ्लैट सरफेस पे रखी है। सेकंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो एक इंक्लाइन प्लेन पे, एक रैक पे रखी हुई है। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, क्योंकि ये फ्लैट पे रखी हुई है तो उसका वेट जो है ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है, और कितना होगा वेट, mg, सिंपल। सेकेंड सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, वेट अभी भी यहाँ पे नीचे ही लग रहा है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड वही है mg,
पर अब फर्क क्या है कि यहाँ पे वेट के कंपोनेंट बन जाएंगे, यहाँ पे इसके मास इसके ग्रेविटी के कंपोनेंट बन जाएंगे। कैसे बनेंगे कंपोनेंट? तो अगर ये एंगल थीटा है, प्लेन का जो एंगल बन रहा है सरफेस के साथ वो थीटा है, तो ये एंगल, ये वाला एंगल जो छोटा वाला एंगल है, ये कितना हुआ? ये आप देख सकते हैं कि ये थीटा, सॉरी ये थीटा, यहाँ पे एंगल बनेगा 90 का, तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना बनेगा? ये थीटा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। ये भी एक परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल हमारा थीटा आ गया। जो एंगल इंक्लिनेशन का होता है वही थीटा यहाँ पे होता है। तो जो mg वेक्टर है हमारा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेट भी वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एंगल के साथ वाला जो है वो हमारा cos थीटा कंपोनेंट होगा, mg cos थीटा, और सामने वाला mg sin थीटा। इंक्लाइन प्लेन के सभी क्वेश्चंस में आपको ये जरूर याद रखना है कि वेट के दो कंपोनेंट तो करने ही करने हैं, mg cos थीटा जो कि इधर है परपेंडिकुलर y के लॉन्ग, अब इसको y मानूं तो, और एक हमारा mg sin थीटा प्लेन के लॉन्ग होता है। एक प्लेन के परपेंडिकुलर होता है cos थीटा, एक प्लेन के लॉन्ग होता है mg sin थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है वेट में। सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन के अंदर क्या है कि जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी होती है तो उसके ऊपर सरफेस जो है उसके ऊपर एक रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बॉडी सरफेस पर रखी होगी तो बॉडी उस सरफेस को अपने वेट से नीचे पुश करेगा, तो जो हमारा सरफेस है वो बॉडी को ऊपर पुश करेगी। अब ये थर्ड लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। बॉडी ने सरफेस को नीचे पुश करा अपने वेट से और सरफेस ने बॉडी को ऊपर पुश करा रिएक्शन से, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है ये, और कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये तभी यूज होगा फोर्स जब कोई कांटेक्ट हो। अगर कोई बॉडी हवा में है, एयर में है, तो वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे कोई कांटेक्ट ही नहीं बन रहा। तो इसमें पॉइंट क्या है? ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट। तो जो सरफेस हमारा होता है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा हमारा फोर्स। तो एग्जाम्पल के यहाँ पे मैंने 3 सिचुएशन दिखाई हैं। तो सबसे सिंपल सिचुएशन है, पहले तो एक प्लेन फ्लैट सरफेस है, उस पर हमने रखा हुआ है वेट को, अपने ब्लॉक को। तो ब्लॉक का वेट नीचे लग रहा है, ब्लॉक ने अपने वेट से पुश करा, इसने सरफेस ने इसको ऊपर पुश करा नॉर्मल रिएक्शन से। अब यहाँ पे नॉर्मल और वेट बराबर होने चाहिए, क्योंकि बॉडी फिक्स है, ये ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, यानी दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए हैं। n इक्वल टू mg या वेट हो गया इसका, फर्स्ट चीज। इस सिचुएशन में प्लेन वाले में क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा सरफेस है वो ये रहा, इंक्लाइन सरफेस है। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल है वो हमेशा जो सरफेस कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसा नहीं कि आप इसके परपेंडिकुलर दिखा देंगे, नहीं। जो ब्लॉक है वो किस सरफेस से कांटेक्ट में है? वो प्लेन, इंक्लाइन प्लेन वाले के कांटेक्ट में है, तो आप इसके साथ नहीं दिखाएंगे परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर होगा। इसके परपेंडिकुलर बना दिया मैंने नॉर्मल। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो नॉर्मल है हमारा वो वेट के बराबर तो नहीं होगा जैसे यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे वेट जो है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे वेट का एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, जो हमने यहाँ पे करा था सेम, mg cos थीटा। ये जो n है ये इस mg cos थीटा के बराबर है, ठीक है। ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे n जो है mg cos थीटा होगा। अच्छा, थर्ड केस क्या है हमारा? जैसे एक वर्टिकल वॉल है और उस पर मैंने एक ब्लॉक को F फोर्स के साथ पुश कर रखा है, उसको होल्ड कर रखा है। जैसे मैं ब्लॉक को ऐसे फोर्स लगा के पुश करता हूँ और वो ब्लॉक वहाँ पे ऐसे फिक्स हो जाता है। तो ऐसे केस में जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होगा? पॉइंट वही है अभी भी कि जो नॉर्मल है वो हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है। सब जगह यही चल रहा था, तो यहाँ पे भी नॉर्मल हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा इधर की साइड। तो अब हमारा नॉर्मल जो है वो किसके बराबर है? वो वेट के बराबर नहीं है, वेट के कंपोनेंट के बराबर भी नहीं है, वो अब नया फोर्स आ गया F, उसके बराबर होगा। आप अगर इधर 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो नॉर्मल भी कितना होगा? 10 न्यूटन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है नॉर्मल का वो फिक्स नहीं होता, वो वेरी करता है। यहाँ पे W है, यहाँ पे mg cos थीटा, यहाँ पे F हो गया है। सिर्फ डायरेक्शन इसकी फिक्स होती है, जो कि हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होती है। मैग्नीट्यूड आपका इसको सिचुएशन के हिसाब से निकालना पड़ेगा। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट फोर्स है हमारा, दैट इज टेंशन। तो टेंशन जो है वो स्पेशल केसेस में लगेगा, ऐसे केसेस में जहां पे रोप्स, स्ट्रिंग, केबल या कोई भी अटैचमेंट यूज करी हुई है। अगर कनेक्टेड मोशन है किसी तरीके का तो उस केस में हम टेंशन लगाते हैं, जहां पे रोप वगैरह आ रखी हो। तो इसमें हमें और क्या ध्यान रखना है कि इट इज डायरेक्टेड अलोंग द रोप। जो टेंशन फोर्स है वो हमेशा रोप के अलोंग लगती है, ठीक है, और वो हमेशा पुल करती है। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, वो कभी पुश नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे 2 ब्लॉक मैंने एक रोप से अटैच कर रखे हैं, तो ये जो रोप है ये इस ब्लॉक को इधर खींचेगी, इधर टेंशन लगेगा, और इस ब्लॉक पे इधर टेंशन लगेगा। अब ध्यान से देखिए, जो दोनों टेंशन फोर्सेस हैं वो रोप के अलोंग ही है, वो रोप के अलोंग है, रोप से दूर नहीं जा रहे, इधर नहीं जा रहा, ठीक है। ऐसे एक सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे मैंने पुली यूज करा हुआ है,
पुली सिस्टम्स भी मैं करने आगे। तो पुली के अंदर मैंने 2 ब्लॉक लगा रखे हैं, ये वाला ब्लॉक भारी नीचे जा रहा है, तो जो हमारा रोप है वो इस ब्लॉक को अलोंग द रोप ऊपर पुश करेगा और इस ब्लॉक को भी अलोंग द रोप ऊपर पुश करेगा। यहाँ पे टेंशन्स ऐसे लगेंगे। थर्ड एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिया हुआ है जो कि एक पुली है, जैसे हिंज पे रखा हुआ है मैंने पुली को, तो यहाँ पे भी 2 ब्लॉक है। तो फिर से इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ है, अलोंग द रोप इधर, और यहाँ पे अलोंग द रोप इधर। तो इसमें डायरेक्शन आपको फिक्स रखनी है, ऑलवेज अलोंग द रोप, रोप के अलोंग होगा हमेशा, एंगल पे नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर रोप ये है तो टेंशन इधर लग जाए या नीचे लग जाए, यहाँ लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। रोप के अलोंग ही लगता है वो हमेशा, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो फोर्थ और लास्ट हमारा फोर्स है जो कि फ्रिक्शन, जिसको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि आधा चैप्टर ही हमारा फ्रिक्शन पे होता है लॉज ऑफ मोशन का। तो फ्रिक्शन क्या है हमारा, इसमें हमें ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन हमेशा जो है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है जिधर बॉडी मूव कर रही है, या इम्पेंडिंग मोशन, या जहां मूव कर सकती है, बाई चांस आप फोर्स लगा रहे हैं बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उसको हम बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन। तो ऐसे केसेस में जो है फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट लगेगा जिधर बॉडी मूव करेगी या कर सकती है। और दूसरा ये डायरेक्टेड अलोंग द सरफेस है, ये सरफेस के साथ एंगल पे नहीं होता, ये अलोंग द सरफेस होता है, जिधर भी सरफेस है उसके अलोंग होगा ये। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, एक फ्लैट सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और मैं ब्लॉक पे इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, तो यानी ब्लॉक के अंदर मोशन इधर की साइड होगा, या तो मोशन होगा या इंपेंडिंग मोशन होगा, कोशिश होगी मोशन की इस तरफ। तो उस केस में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस फोर्स के ऑपोजिट अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग है, उसके ऊपर या परपेंडिकुलर नहीं है। सेम यहाँ पे इधर मैंने जैसे फोर्स नीचे लगाया है तो फ्रिक्शन ऊपर के साइड अलोंग द सरफेस होगा। तो अब आते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम जो है वो एक कंडीशन है फिजिक्स के अंदर में, जब किसी बॉडी के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हों और उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट सम है वो जीरो हो, यानी कि बॉडी के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, टोटल फोर्स हमारा जीरो हो जाए। और ऐसे केस में क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी जो है वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी। ये हमारा फर्स्ट लॉ से आता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है बॉडी के ऊपर तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। और फिजिकल इक्विलिब्रियम भी 2 टाइप के होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। रोटेशनल हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, रोटेशन में। यहाँ पे जो हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, इसको मैं अगर फॉर्मूले में लिखूँ तो किस तरह से लिखूंगा, देयरफॉर द सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो जीरो होना चाहिए, बैलेंस आउट होने चाहिए। इसी को अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो जितने भी एक्स के लॉन्ग फोर्सेस है उनका सम जीरो, जो वाई के लॉन्ग उनका सम जीरो, और जो जेड के लॉन्ग उनका सम जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज मिस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वेक्टर साइन भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सम है ये वेक्टर सम है, तीनों का वेक्टर सम ही जीरो होना चाहिए डायरेक्शन के साथ। एग्जाम्पल के यहाँ पे मैंने एक प्लेन लिया हुआ, जैसे ब्लॉक है, आपने देखा था कि वेट के 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक एंगल के साथ वाला mg cos थीटा, एक mg sin थीटा, पीछे देखा था हमने अभी। और यहाँ पे जो बॉडी की टेंडेंसी है स्लाइड करने की वो कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इंपेंडिंग मोशन के ऑपोजिट अलोंग द सरफेस F। अच्छा, नॉर्मल एक्शन कहाँ होता है, सरफेस इन कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ये जो ब्लॉक है ये हिल नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग x इज जीरो, सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग y इज जीरो। तो x के लॉन्ग कौन कौन से फोर्स है हमारे, x एक्सिस के लॉन्ग, मैंने इसको x एक्सिस माना हुआ है और इसको y माना हुआ है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है रेफरेंस में, दिस इज x दिस इज y। तो अब यहाँ पे अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको भी हमें मार्क करना होता है। तो मैंने जैसे ब्लॉक नीचे स्लाइड कर सकती है तो मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया, ये डबल एरो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, जहाँ मोशन हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोशन के अलोंग वाले फोर्सेस को पॉजिटिव ले लेंगे, पीछे वाले को नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये वाला फोर्स पॉजिटिव हो गया mg sin थीटा, ये नेगेटिव में हो जाएगा माइनस का f। तो दोनों का सम कितना आना चाहिए, जीरो, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये कंडीशन लगा दूंगा मैं। वहीं पे y के लॉन्ग क्या है, ऊपर n पॉजिटिव, नीचे mg cos थीटा नेगेटिव, तो इनका सम भी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से f इक्वल टू mg sin थीटा आ गया और n आ गया mg cos थीटा। तो इस तरीके से हम अगर कोई फोर्स अननोन है, जैसे नॉर्मल नहीं पता या f नहीं पता फ्रिक्शन, तो मैं निकाल सकता हूँ इक्विलिब्रियम को सॉल्व करके। ये तरीका होता है इसको करने का। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम का भी काफी यूज होता है इक्विलिब्रियम में। अगर किसी बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं और वो तीनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सिचुएशन दिखा रखी है कि इस बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3। F1 के सामने जो एंगल बन रहा है इन दोनों फोर्सेस के बीच में, दैट इज अल्फा। F2 के सामने जो बनेगा एंगल वो बीटा होगा और F3 के सामने गामा।
हमें ऑपोजिट एंगल लेना होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब ऐसे केस में लेमिस थ्योरम क्या कहता है कि F1 का मैग्नीट्यूड अपॉन में इसके सामने वाले एंगल का साइन अपॉन इक्वल होता है F2 अपॉन में उसके सामने वाले एंगल का साइन। तो ये तीनों रेशियो जो है कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेमिस थ्योरम। ऐसे क्वेश्चन जिनमें तीन फोर्सेज लग रहे हो एक ही पॉइंट पे, यानी कि तीनों कंकरेंट फोर्सेज हो, ऐसे फोर्स को हम कंकरेंट बोलते हैं जो एक ही पॉइंट पे लगते हैं। तो ऐसे केस में हम लेमिस थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। वहाँ पे आपको कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। आप देख रहे हैं रोशन फिजिक्स।